नमस्कार, मैं धीरेन्द्र एक बार फिर श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सबका इस लाइव वेबिनार पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है श्री अरविंदो सोसाइटी द्वारा और इसे स्पॉन्सर कर रहे हैं HDFC बैंक। नवाचारों की इस कड़ी में हम कई राज्यों के नवाचार आपके साथ साझा कर चुके हैं और इसी कड़ी में अब इस वक्त हम जिस राज्य की नवाचार पुस्तिका के नवाचार आपसे साझा कर रहे हैं उस राज्य का नाम है सिक्किम। हमें सिक्किम के शिक्षकों द्वारा क्या नवाचार प्राप्त हुए, कौन से इनोवेटिव आइडियाज उन्होंने हमारे साथ साझा किए, हमारे साथ शेयर किए, ये सारी बातें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ पिछले 3 दिनों से। और आज चौथा दिन है जहां हम सिक्किम के शिक्षकों द्वारा दिए गए नवाचार, बेहतर शिक्षार्थी या स्वस्थ विद्यार्थी बेहतर शिक्षार्थी पे आपसे बात कर रहे हैं। मैं जब कह रहा हूँ कि आइडियाज हमें सिक्किम के टीचर्स के द्वारा दिए गए, तो आप देख रहे होंगे ये नवाचार पुस्तिका मेरे हाथों में है। इस नवाचार पुस्तिका में आप यहाँ पे लोगो अगर ध्यान से देखें तो आपको सिक्किम राज्य का लोगो दिख रहा होगा, क्योंकि ये जो सारे आइडियाज हैं, आप ये देखिए यहाँ पे आइडियाज भी लिखे हुए हैं। ये जो सारे आइडियाज हैं ये हमने जीरो इन्वेस्टमेंट इनोवेशन फॉर एजुकेशन इनिशिएटिव, एक प्लेटफॉर्म फॉर द टीचर्स बाय द टीचर्स, मतलब शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार, एक मंच शिक्षकों के लिए, शिक्षकों के द्वारा के अंतर्गत हमने टीचर्स से लिए और उनसे हमने उनके इनोवेटिव आइडियाज पता किए, प्राप्त किए और उन इनोवेटिव आइडियाज की हमने पुस्तक बनाई जिसका नाम हमने रखा एक ZIII, मतलब शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार, एक नवाचार मंच शिक्षकों के लिए, शिक्षकों के द्वारा। तो ये जो इनोवेटिव आइडियाज, ये जो केस स्टडीज हमें सिक्किम के शिक्षकों द्वारा प्राप्त हुई, उन्हीं इनोवेटिव आइडियाज या उन्हीं केस स्टडीज में से एक केस स्टडी मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका नाम है स्वस्थ विद्यार्थी बेहतर शिक्षा। हम नवाचारों के बारे में आपसे डिस्कस करें उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे जो मैं हमेशा करता हूं कि अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो इस नवाचार या इस केस स्टडी से संबंधित जो मैं आज आपसे साझा करने वाला हूं, या फिर ZIIEI मतलब शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार, इस प्रोग्राम से संबंधित, उदाहरण के तौर पर कि किस तरीके से आप अपने नवाचार हम तक पहुंचा सकते हैं, किस तरीके से आप अवार्ड प्राप्त कर सकते हैं, किस तरीके से आपके नवाचार इस नवाचार पुस्तिका में आ सकते हैं, किस तरीके से आप राज्य एवं केंद्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी जानकारी या इसी प्रकार का कोई भी प्रश्न अगर आपके पास है इस प्रोग्राम से संबंधित, तो वो भी आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने। इसके अतिरिक्त अगर आपके मन में कोई विचार या आपके कोई अनुभव हैं, कोई एक्सपीरियंसेस हैं जो आप मेरे साथ साझा करना चाहते हैं और मेरे माध्यम से, इस वेबिनार के माध्यम से देश भर के शिक्षकों तक जो हमसे फेसबुक, जूम या यूट्यूब या दूसरे माध्यमों से जुड़े हैं, उन तक अपनी बातें पहुंचाना चाहते हैं, तो आप निश्चित तौर पर अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ साझा कर सकते हैं। वेबिनार के अंत में मैं आपको समय दूंगा जहां आप सीधे तौर पे मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं या फिर अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। अपने अनुभव साझा करने या फिर अपने प्रश्न पूछने के 2 तरीके हैं आपके पास, दोनों में से कोई भी एक तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप फेसबुक में कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न या पूछ सकते हैं या अपने अनुभव मेरे साथ साझा कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे सीधे तौर पर संवाद करना चाहते हैं, आप आमने सामने क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में फेसबुक की देखिए आपको जूम की आईडी दिखेगी, उस जूम की आईडी पे क्लिक करके आप सीधे मुझसे जूम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और फिर आप संवाद कर सकते हैं, मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। आइए हम बढ़ते हैं आज के इनोवेटिव आइडिया की तरफ, आज की इस केस स्टडी की तरफ जिसका नाम है, जैसा मैंने कहा, स्वस्थ विद्यार्थी बेहतर शिक्षा। आप बेशक अपने प्रश्न मुझसे साझा कीजिए और हमें बहुत अच्छा लगता है जब अपने प्रश्न हमारे साथ, हमसे जब प्रश्न पूछते हैं या फिर अनुभव अपने हमारे साथ साझा करते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे इनोवेटिव आइडिया, हमारे केस स्टडी की तरफ जिसका नाम है बेहतर शिक्षार्थी या स्वस्थ विद्यार्थी बेहतर शिक्षार्थी।
इसकी शुरुआत मैं आपको एक श्लोक के साथ करूंगा। आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ स्वास्थ्य इति अधीयते। चरक संहिता के इस श्लोक के अनुसार जिसकी आत्मा, मन एवं इंद्रिय स्वास्थ्य है, वही व्यक्ति वास्तव में स्वस्थ है। 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा के अनुसार भी शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य का प्रतीक है। हम अक्सर सुनते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और तंदुरुस्ती हजार नियामत है जैसी कई सारी सुक्तियां हमारे देश में बच्चे बच्चे की जुबान पर है। और हम सब, ये कई बच्चे या ज्यादातर बच्चे इन सुक्तियों को सुनते तो आ रहे हैं क्या, लेकिन वास्तव में उसका महत्व भी समझते हैं क्या? उन्हें यह एहसास है कि किस तरीके से स्वस्थ शरीर को हम रह सकते हैं और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है या स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। जैसे मैंने कहा, ये एक बहुत पुरानी कहावत है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का या स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और यह एक वैज्ञानिक दृष्टि से भी सिद्ध हो चुका है कि पौष्टिक भोजन से बच्चों का न केवल शारीरिक विकास बल्कि बच्चों का बौद्धिक विकास भी बेहतर तरीके से होता है। बच्चों में यदि किसी भी प्रकार की विटामिन की कमी है उदाहरण के तौर पे, तो बच्चे के सोचने, समझने, याद रखने, एकाग्रता या एकाग्र होने, ये सारे जो उसके गुण हैं, इनमें कहीं ना कहीं कमी आपको निश्चित तौर पे देखने को मिले। अगर शरीर में किसी भी प्रकार के किसी पोषक तत्व की कमी है तो उसका असर सीधे तौर पर हमारे मस्तिष्क पर भी पड़ता है। और इसीलिए कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास है। अब अगर बच्चा शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ नहीं है तो निश्चित तौर पर वह बीमार होगा, और बीमार है तो विद्यालय नहीं आएगा, विद्यालय नहीं आएगा तो पढ़ भी नहीं पाएगा। सिमिलरली, जैसे मैंने कहा, अगर किसी प्रकार के विटामिन की कमी है बच्चों के शरीर में, किसी प्रकार के मिनरल्स की कमी है, तो निश्चित तौर पर बच्चों को ज्यादा थकावट महसूस होगी, उन्हें कंसंट्रेशन उनका या एकाग्रता में उनकी कमी आएगी, उनके सोचने, समझने और याद रखने की क्षमताओं में भी आप स्वयं आकलन कीजिएगा कि निश्चित तौर पर कमी आएगी। इसके विपरीत अगर बच्चों को खान पान में बेहतर तरीके से ध्यान रखा जाए, उनको बेहतर खाना मिले, बेहतर भोजन मिले, बच्चे व्यायाम करें, तो निश्चित तौर पे इसका फायदा सीधे तौर पर उनके मस्तिष्क और उनके मन पर होता है। एक सुभाषितानी का श्लोक भी है, मैं वो भी आपके सामने कहना चाहूंगा कि व्यायामात लभते स्वास्थ्य दीर्घायुषम बलम सुखम आरोग्यम परमम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। मतलब व्यायाम से स्वास्थ्य, लंबी आयु, बल और सुख की प्राप्ति होती है। निरोगी होना परम भाग्य है और स्वास्थ्य से अन्य सभी कार्यों की सिद्धि होती है। अब हम सब जानते हैं, एक शिक्षक के तौर पे भी, एक व्यक्ति के तौर पे भी, कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है, हम शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, हम थका हुआ महसूस कर रहे हैं, हम कमजोर महसूस कर रहे हैं, तो हमारे काम पे सीधे तौर पे उसका असर पड़ता है। उदाहरण के तौर पे एक छोटा सा ही एग्जांपल ले लें कि कभी आप ऑफिस का या स्कूल का अपने काम कर रहे हो और आपको सर दर्द है, क्या वो सर दर्द आपके काम को प्रभावित नहीं करता है? बिल्कुल करता है। ऐसे ही अगर हमारे शरीर में कोई पोषक तत्वों की कमी है, कैल्शियम की ही कमी है, तो हड्डियां हमारी अपने आप धीरे धीरे कमजोर होंगी, जल्दी बुढ़ापा आता है, हम जल्दी कमजोर महसूस करने लगते हैं खुद को। और ये सभी बातें ध्यान में रखना, एक बेहतर शरीर की रक्षा करना, कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर बहुत भाग्य से मिलता है, और शरीर को स्वस्थ रखना हम सब की जिम्मेदारी होती है। और इस जिम्मेदारी का एहसास बच्चों को बचपन से कराना परम आवश्यक है, क्योंकि कहते हैं कि स्वस्थ जीवन ही सफलता प्राप्त करने की कुंजी है। किंतु अक्सर देखा गया है कि व्यक्ति कम उम्र में ही, खासतौर से आजकल जिस तरीके का वातावरण है, जिस तरीके का खान पान है, उससे कम उम्र में ही लोग कई सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं।
इसका मुख्य कारण है व्यक्ति के जीवन में सही दिनचर्या का ना होना। यदि बच्चा या विद्यार्थी और हम सब नियमित दिनचर्या में, अपने खान पान में, अपने थोड़ा सा व्यायाम पे ध्यान रखें, अपने शरीर पे थोड़ा सा ध्यान दें, तो हम बेहतर महसूस करेंगे, ज्यादा स्फूर्ति अपने अंदर महसूस करते हैं, ज्यादा एक्टिव, ज्यादा तरोताजा महसूस करते हैं। और जब हम शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट हैं, तंदुरुस्त हैं, तो दिमागी तौर पे भी हम निश्चित तौर पे तंदुरुस्त होंगे। जीवन में स्वस्थ ही अनमोल या स्वास्थ्य ही अनमोल धन है। शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता अर्जित कर सकता है। और जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। व्यक्ति की सबसे बड़ी दौलत उसका शरीर ही है और उसका स्वास्थ्य ही होता है। जीवन में स्वास्थ्य का मूल्य समझकर ही विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति सदैव सचेत रहना चाहिए। आपने विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या जिसको WHO बोलते हैं, उसका नाम अवश्य रूप से सुना होगा। और इसको जो संगठन है, इसकी स्थापना ही मुख्य रूप से इसी बात को ध्यान में रखते हुए की गई थी कि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वाली जो हम बात करते हैं कि हर व्यक्ति सुखी रहे और हर व्यक्ति स्वस्थ रहे। जब हम निरोगी रहेंगे तो निश्चित तौर पे हम स्वस्थ रहेंगे और हम ज्यादा काम कर पाएंगे। हम ज्यादा काम करेंगे तो हम सुखी भी बेहतर तौर पे। तो आइए बढ़ते हैं हमारे आज के इनोवेटिव आइडिया की तरफ। इसे दिया है सचिना छेत्री मैम, जो कि अपर स्यारी जूनियर हाई स्कूल नंडोक ईस्ट सिक्किम से हैं। मैम ने जो इनोवेटिव आइडिया दिया उसका नाम है व्हाट इनसाइड योर टिफिन, मतलब आपके टिफिन के अंदर क्या है। अक्सर हम सब ने देखा होगा कि बच्चों को जो फास्ट फूड है, जो स्नैक्स हैं, फॉर एग्जांपल कुरकुरे हो गए, चिप्स हो गई, बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, ये सारी चीजें बहुत पसंद आती हैं। और बच्चे ज्यादातर यही कोशिश करते हैं कि उनके टिफिन में या तो नूडल्स रखे जाएं या मोमोज रखे जाएं या फिर नमकीन, बिस्किट, चिप्स इत्यादि रखी जाएं या पिज्जा या बर्गर एक्सेट्रा उन्हें खाने को मिले। जबकि इन सारी चीजों का हमारे शरीर पे बहुत दुष्परिणाम पड़ता है। धीरे धीरे ये सारी चीजों में जो आप नमक की मात्रा देखेंगे स्वाद बढ़ाने के लिए बहुत हाई होती है। और हम सब जानते हैं कि ज्यादा नमक ब्लड प्रेशर बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है। उसी तौर पे बहुत बच्चे मीठा बहुत खाते हैं, बहुत ज्यादा चॉकलेट खाना, टॉफी खाना एक्सेट्रा, इससे डायबिटीज या शुगर के बहुत हाई चांसेस होते हैं। इसी तौर पर अगर बर्गर, पिज्जा जैसी चीजें खाते हैं तो इससे मोटापा बहुत आता है, क्योंकि इसमें जो फैट होता है वो बर्न नहीं होता है और इससे मोटापा गिरता है। और मोटापा भी एक बीमारी का ही लक्षण है। तो इन सारी बातों का ध्यान में रखते हुए टीचर ने कहा कि सर ये आवश्यक हो जाता है शिक्षक के लिए कि बच्चों के टिफिन की जानकारी भी रखे। और डांटने से तो बिल्कुल नहीं होता है। कई स्कूल्स में ऐसा होता है कि बच्चे सिर्फ एक स्पेशल दिन ही कोई फास्ट फूड ला सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल शुक्रवार या शनिवार के दिन, बाकी पूरे दिन उन्हें जो घर में बनने वाले या जो इंडियन डिशेस हैं उन्हीं को ही खाना है। टीचर ने कहा कि सर कई बार बच्चों को डांटते हैं जब हम कि ऐसा नहीं खाओ, तो बच्चे की हो सकता है खाए नहीं है, आपके टिफिन में ना लाएं, लेकिन बाहर उन्हें जो भी पॉकेट मनी मिलती है उन्हीं चीजों में इस्तेमाल करते हैं। बाहर गए और तुरंत पानी पूरी खाते हैं या तुरंत चिप्स के पैकेट खरीदते हैं। तो अगर आप उन्हें डांट के रोक लोगे तो हो सकता है वो आपके सामने ना खाएं, लेकिन पीठ पीछे अवश्य खा रहे होंगे। पर यदि बच्चों को खुद एहसास कराया जाए, बच्चा खुद समझ पाए कि मेरे लिए क्या खाना उत्तम है, क्या मुझे नहीं खाना चाहिए, तो फिर आपके डांटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आप वहां पे मौजूद हो, मौजूद ना हो, बच्चा स्वयं जब ये आकलन करने लग जाएगा कि क्या मेरे शरीर के लिए बेहतर है, क्या फायदेमंद है, क्या उत्तम है, क्या उपयोगी है, तो वही फूड ही ग्रहण करेगा, वही भोजन ग्रहण करेगा। वो स्नैक या फास्ट फूड जैसी चीजों से, कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजों से स्वयं को रोके।
और टीचर ने कहा सर इसका सबसे अच्छा तरीका था कि बच्चों को खुद एहसास कराया जाए कि उनकी टिफिन में वो क्या ला रहे हैं और जो वो ला रहे हैं वो उनके लिए फायदेमंद है अथवा नहीं। टीचर ने कहा सर अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि बच्चों का जब लंच ब्रेक होने वाला रहता है उससे पहले बच्चे बहुत उत्साहित होते हैं कि मेरे टिफिन में क्या है, आज तो मैं मम्मा ने ये बनाया, आज मैं ये खाऊंगा। और कई बार होता क्या है कि कई पेरेंट ऐसे हैं जो बच्चे को सादा भोजन लेकर के या टिफिन में देते हैं, लेकिन जब बच्चा देखता है कि साथी बच्चे नूडल्स जैसी चीजें ला रहे हैं, वो चिप्स या बिस्किट नमकीन जैसी चीजें ला रहे हैं, तो इन बच्चों के मन में भी, ये मोमोज जैसी चीजें ला रहे हैं, तो इन बच्चों के मन में भी भाव आता है कि मुझे भी ये सारी चीजें मेरे मम्मी पापा को देनी चाहिए, क्यों नहीं दे रहे हैं मुझे। और इसके कारण से टीचर ने कहा कि क्यों ना बच्चों को सारी बातों का एहसास कराया जाए कि कौन सी चीजें उनके शरीर के लिए फायदेमंद है। टीचर ने लंच ब्रेक से 10 मिनट का पहले का एक समय चुना जहां पे टीचर विभिन्न पोषक तत्वों के बारे में बच्चों को बताते हैं कि कौन कौन से पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए जरूरी है, किन तत्वों में या किन फूड में, किन वेजिटेबल में, किन फ्रूट्स में क्या पोषक तत्व होते हैं और हमें क्यों ये फूड या फ्रूट्स या वेजिटेबल खाने चाहिए। उदाहरण के तौर पे एप्पल, कहते हैं ना, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। मतलब दिन में अगर आप एक सेब खाते हैं तो आप निश्चित तौर पे स्वस्थ रहेंगे। टीचर बच्चों को बताते हैं कि एप्पल के लिए क्यों ऐसा बोला जाता है कि उसमें फैट जो है वो 0% होता है। अगर आप छिलके से एप्पल खाते हैं तो कई लोग छील के खाते हैं, तो छील के नहीं खाना चाहिए, आपको छिलके सहित खाना चाहिए क्योंकि छिलके में फाइबर होता है और एक सेब में लगभग 3 से 5 ग्राम के करीब फाइबर होता है जो उसके छिलके पे होता है। आपको 95 कैलोरीज मिलती हैं, तो बहुत हैवी कैलोरीज भी नहीं होती हैं। फैट उसमें काफी कम होता है, 0% के करीब होता है। सिमिलरली कई बच्चे दाल खाने से बचते हैं, उन्हें दाल पसंद नहीं होती, जबकि बच्चों के लिए दाल या सोयाबीन की बात करें, न्यूट्रिला की बात करें, तो ये बहुत इफेक्टिव है क्योंकि इनमें प्रोटीन होता है और प्रोटीन बढ़ते बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। तो टीचर बच्चों को समझाते हैं कि हमें दाल क्यों खानी चाहिए। अगर हमें एक्टिव रहना है तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देता है। तो किन किन चीजों से, फॉर एग्जांपल राइस से या पोटैटो से आपको कार्बोहाइड्रेट से कार्ब्स इनको बोलते हैं वो मिलते हैं। सिमिलरली टीचर बच्चों को जैसे कोई बच्चा चश्मा लगाता है या बच्चों को चश्मे लगते हैं या पढ़ते हैं बच्चे, कंप्यूटर मोबाइल का बहुत इस्तेमाल करते हैं तो आंखों में कमजोरी आ जाती है, तो टीचर उन्हें बताते हैं उन्हें कैरेट या गाजर खाना चाहिए। किन किन चीजों को खाने से क्या मिनरल्स आते हैं या मिनरल्स हमारे शरीर में मिलते हैं, कौन से वेजिटेबल्स क्यों खाना चाहिए आपको, जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, जो मौसमी फल होते हैं, उनको हमें क्यों खाना चाहिए। ये सारी बातें टीचर्स बच्चों को बताते हैं। इसके लिए जैसा मैंने कहा, लंच शुरू होने से 10 मिनट पहले टीचर्स बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके टिफिन में क्या है। बच्चे अपना अपना टिफिन देखते हैं और उसमें बताते हैं क्या क्या टिफिन में आज लेकर के आए हैं। टीचर उनसे पूछते हैं कि आप अपने टिफिन में ये डिश क्यों लेकर के आए हो। तो बच्चा बताता है कि कई बच्चों के आंसर हो सकते हैं कि ये मम्मी ने बना दिया अपने से, या मुझे पसंद है, या मुझे पसंद नहीं है। बच्चे सारी जानकारी शिक्षक से और सभी बच्चों के सामने साझा करते हैं। फिर शिक्षक बच्चों से पूछते हैं कि अच्छा बताइए, अब मैंने आपको बताया था कि किन किन चीजों में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, आपकी जो सब्जी लेकर के आए हो या जो चपाती है उसमें कौन से पोषक तत्व हैं और क्यों आप ये सब्जी लेकर के आए हो। तो बच्चे स्वयं ही बताते हैं, जब टीचर्स उन्हें पहले से ही बता के रखते हैं किन किन चीजों में हमें क्या पोषक तत्व मिलते हैं, तो बच्चे आकलन करते हैं कि किन चीजों में, किस फूड में क्या पोषक तत्व है मेरे भोजन में और मेरे शरीर में ये क्या फायदा करेगा। ऐसे ही कोई बच्चा अगर बर्गर या नूडल्स जैसी चीजें लेके आए तो टीचर्स उससे पूछते हैं कि आप क्यों ये लेकर के आए, तो बच्चे अक्सर बोलते हैं कि मुझे पसंद है और इसलिए मैं लेकर के आया हूँ। तो टीचर ने समझाते हैं कि आपको पसंद बिल्कुल हो सकता है, स्वाद के तौर पे आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन शारीरिक दृष्टि से काफी नुकसानदायक है और ये आपको नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए हमें ऐसी चीजें अवॉइड
करनी चाहिए। आप प्लेन सिंपल खाना खाएं। और इसके अलावा टीचर्स बच्चों को भी मौका देते हैं कि वो स्वयं आकलन करें कि ये जो फूड वो लेकर के आए हैं वो उनके लिए फायदेमंद है या नहीं। और ये जो डिसीजन था आज ये फूड लाने का, ये सही डिसीजन है या नहीं है, इसके जगह हम कोई और फूड ला सकते हैं। तो बच्चा स्वयं आकलन करता है। और जब बच्चा कहते हैं ना, सेल्फ जो इंट्रोस्पेक्शन होता है आपका, जब आप स्वयं से आकलन करते हैं तो आप अपने डिसीजन, आपके खुद के निर्णय होते हैं। जब आपके खुद के निर्णय होते हैं तो फिर आप उन्हें फॉलो भी करते हैं, उनका पालन भी करते हैं। तो बच्चा स्वयं से निर्णय करता है कि ये डिसीजन उसका सही था अथवा गलत था। टीचर्स बच्चों को बहुत सारी बातें बताते हैं स्वास्थ्य एवं हाइजीन से रिलेटेड, कि बच्चों को साफ सफाई रखनी चाहिए, हमें खाने से पहले और खाने के बाद अपने हाथ बराबर धोना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई सब्जियां बना रहे हो आप तो उसे अच्छे तरीके से धोना चाहिए। अगर आप दाल बना रहे हो या चावल बना रहे हो तो उन्हें 2 से 3 बार साफ पानी में धुलना चाहिए और फिर उन्हें उबालने के लिए रखना चाहिए। टीचर ये भी बताते हैं कि बहुत मसाले वाला भोजन हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि मसाले वाला भोजन पचाने में काफी डिफिकल्टी होती, काफी मुसीबतों का सामना हमारी आंतों को करना पड़ता है। टीचर ये भी बताते हैं कि हमें क्यों मैदे जैसी चीजें नहीं खानी चाहिए, बहुत कम खानी चाहिए, क्योंकि और क्या अंतर होता है आटे और मैदे में, कि फाइबर की क्वांटिटी का क्या डिफरेंस होता है। टीचर ये सारी बातें बताते हैं। टीचर ये भी बताते हैं कि अक्सर हम सबको बहुत तला भुना भोजन पसंद आता है, लेकिन तला भुना भोजन पौष्टिक नहीं होता, क्योंकि उसके सारे जो पोषक तत्व होते हैं वो जल चुके होते हैं और उड़ चुके होते हैं। इसीलिए हमें बहुत तला भुना भोजन नहीं खाना चाहिए। दूसरा, अगर कोई आप सब्जी इत्यादि बना रहे हैं, कुछ कुक कर रहे हैं, तो हमेशा उसको लिड से, ढक्कन से ढक करके ही पकाना चाहिए। अगर आप ढक करके पकाओगे तो उसके पोषक तत्व इवेपोरेट नहीं होंगे, वो उड़ेंगे नहीं, बल्कि उसी आपकी सब्जी, आपके चावल या दाल या जो भी डिश आप बना रहे हो उसी में रहेंगे। तो हमेशा हमें ढक करके बनाना चाहिए। टीचर बच्चों को के साथ साथ उनके अभिभावकों को भी इसमें शामिल करते हैं और अभिभावकों को भी जानकारी दी जाती है कि किन किन पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए हमें किन किन सब्जी, मासिक जो या सीजनल जो फल होते हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। टीचर बच्चों से ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि किस सीजन में हमारे यहाँ कौन से फल होते हैं। उदाहरण के तौर पे लीची, उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो गर्मियों के टाइम में लीची कई जगह होती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि में। कई जगह आपको आम बहुत मिलते हैं। आप हिमाचल या जम्मू कश्मीर इत्यादि की बात कर लें तो आपको सेब मिलते हैं सीजन में। तो टीचर ने बताते हैं कि सीजनल फूड के या जो मौसमी फल होते हैं उनके क्या फायदे होते हैं और क्यों हमें उन्हें खाना चाहिए, हमें क्यों अपने खाने में सलाद इत्यादि का इस्तेमाल करना चाहिए। ये सारी जानकारी जब बच्चे को मिलती है तो बच्चा एक टाइम में खुद ऐसी स्टेज पे आके खड़ा हो जाता है जहां अब वो स्वयं निर्णय कर सकता है कि उसके शरीर के लिए क्या फायदेमंद है और क्या उसके शरीर के लिए नुकसानदायक है, क्या उसे खाना चाहिए और क्या उसे खाना नहीं चाहिए। बच्चे के अंदर अच्छी आदत डलती है। शिक्षक इसके साथ साथ चाहे तो बच्चों को योग या व्यायाम संबंधी जानकारी भी दे सकते हैं, जिससे बच्चे शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक तीनों दृष्टि से बढ़िया, बेहतर। और जैसा मैंने कहा कि बच्चा अगर मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ है तो WHO के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, तभी बच्चा या तभी कोई व्यक्ति स्वस्थ माना जाता है। इन नवाचारों को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं बेसिकली हायर क्लासेस में, जहां मध्याह्न भोज की व्यवस्था ना हो। क्योंकि जब बच्चा टिफिन लाएगा तभी आप उसके टिफिन से संबंधित जानकारी साझा कर सकते हैं। हालांकि जहां मध्याह्न भोज की व्यवस्था है ऐसी जगह भी बच्चे स्वस्थ या बेहतर भोजन, हाइजीनिक फूड ग्रहण करें, इसके लिए भी ये जिम्मेदारी बनती है शिक्षक की। या ऐसी जगह पे भी इस नवाचार को क्रियान्वित किया जा सकता है जहां शिक्षक बच्चों को विभिन्न पौष्टिक आहारों की जानकारी दे सके। तो ये था आज का नवाचार। आपके टिफिन के अंदर क्या है?
उम्मीद करता हूँ कि ये नवाचार आपको पसंद आया होगा, और ये सारी बातें जो हमने साझा की कि हमें खाना ढक करके बनाना चाहिए, बहुत देर तक फ्राई नहीं करना चाहिए, प्रॉपर उसे धोना चाहिए खाने से पहले, और खाने के बाद हमें बेहतर तरीके से सोप से अपना हाथ धुलना चाहिए, साबुन से अपने हाथ धुलने चाहिए। ये सारी जानकारी हम अपने विद्यालय में और अपने घर दोनों जगह ही क्रियान्वित करें। ये था आज का नवाचार। अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न हो इस नवाचार या इसकी स्टडी से संबंधित, तो आप निश्चित तौर पर मुझसे साझा कर सकते हैं, या फिर यदि कोई आपके अनुभव है तो आप अपने अनुभव भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आपके कोई भी अनुभव है, कोई भी एक्सपीरियंसेस हैं, तो आप हमारे साथ निश्चित तौर पे साझा कर सकते हैं। आप फेसबुक के कमेंट बॉक्स पे भी हमें बता सकते हैं कि अगर कोई आपके प्रश्न है तो, और निश्चित तौर पे हम प्रयास करेंगे कि आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं, आपके कोई प्रश्न है या आपके कोई अनुभव है, तो उन्हें हम सुने और आपके प्रश्नों का उत्तर करें। मैं देख लेता हूँ कि ग्रुप पे भी अगर हेलो रेणु मैम सर। ने बोला गुड मॉर्निंग, विवेक सर ने बोला गुड मॉर्निंग, प्रांशी मैम, प्रांशी सर ने बोला नमस्कार सर, स्वीटी मैम ने बोला गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आपको ये नवाचार पसंद आया होगा। मुझे सुनने के लिए हमारे साथ इस लाइव वेबिनार में हेलो सर। हेलो सर। हेलो, हेलो सर। या मैम, सर नमस्ते नमस्ते। नमस्कार मैम। सर मुझे सर मैं प्रफुल्ल सर, रेंज में थोड़ी दिक्कत आ रही है। रेंज स्कूल में रेंज नहीं मिल रही है पूरी से। ओके, प्रफुल्ल मैम गुड मॉर्निंग। नेटवर्क में बोल रही हैं आप, काफी दिक्कत आ रही है और नेटवर्क नहीं मिल रहा है आपके एरिया में, है ना? हेलो, हेलो। हाँ, जैसे मुझे समझ में आया कि मैम नेटवर्क नहीं मिल रहा है आपके एरिया में, तो रियली सॉरी कि आपको नेटवर्क नहीं मिल रहा है। और मैं समझ सकता हूँ कि जिस तरीके से कोविड चल रहा है इस दौरान, अगर मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है तो पढ़ा पाना या फिर नवाचारों को भी सुन पाना बहुत चैलेंजिंग टास्क होगा। मैं आपको ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप जो भी नेटवर्क प्रोवाइडर है उनके कस्टमर केयर में एक बार उनसे संपर्क कर सकते हैं और उन्हें ये कंसर्न रेज कर सकते हैं कि आपके एरिया में नेटवर्क नहीं है। तो हो सकता है कि नेटवर्क प्रोवाइडर इसमें आपकी कुछ सहायता करें, क्योंकि कई सारे नेटवर्क प्रोवाइडर्स को अगर क्वेरीज आती है किसी स्पेसिफिक एरिया से संबंधित, तो वो निश्चित तौर पर उस पर काम करता है। इसके अलावा किसी को और कोई प्रश्न है, कोई एक्सपीरियंस है? हेलो, हेलो सर, रेंज बीच में कट हो रही, रेंज प्रॉपर नहीं मिल पाई मुझे। हाँ मैम, आई एम सो सॉरी आपको अगर नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है, तो इसमें तो मैं ये सजेस्ट कर सकता हूँ मैम कि जब आप हाईलाइटेड समाधान। हेलो, हेलो। हाँ, मैं ये सजेस्ट कर सकता हूँ मैम कि फेसबुक पे आपको हमारे वीडियोस है, यूट्यूब पे आप ZIII डालेंगे तो वहाँ पे आपको वीडियोस हमारे कभी भी आप देख सकते हैं, या फिर फेसबुक पे भी ये वीडियोस जो मैंने अभी जूम पे लाइव किया, ये सीधे फेसबुक पे भी आपको दिख जाएगा। पेज का नाम है श्री अरविंदो सोसाइटी ZIII। तो वहाँ पे जा करके आप इस वीडियो को जब चाहें, जब नेटवर्क की अवेलेबिलिटी हो उस दौरान आप इसे देख सकते हैं। मुझे हेलो सर। हेलो हेलो, सर। यस मैम। हाँ हाँ सर, भी मुझे वो फाइल रेडी करने में थोड़ा वक्त चाहिए सर, क्योंकि बच्चों को लेके सामने का मुझे स्कूल का फोटो निकालना, मैंने फोटो खिंचवाए थे, वो मेरे इसके वास्ते चले गए, तो अभी मैंने इस वास्ते वो रखा है। ओके, तो सर सुनाई दे रहे ना? बिल्कुल तो बिल्कुल मैम, अभी मैं सुन ले रहा हूँ। लॉकडाउन है, बच्चों को तो नहीं ले सकते। वो सर बोला तो सोशल डिस्टेंसिंग लेके मैं निकाल सकती हूँ बच्चों को। जी मैम, हेलो। हेलो। हाँ मैम, आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बच्चों के साथ हाँ सेशन कर सर। सकते हैं, या फिर आप फोटोज वगैरह जैसा आपने कहा वो क्लिक कर सकते हैं। हम समझते हैं कि कोविड की वजह से बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो आप नॉर्मल तरीके से भी अपने फोटोज शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है स्कूल को।
हेलो हेलो प्रफुल्ल मैम, नेटवर्क के शायद काफी इश्यू है, तो आपकी आवाज मुझे बहुत क्लियर नहीं आ रही है। आप बिना जी हाँ सर, जी हाँ पर बिना बच्चे, जो मैं अभी एक समझो एक मैं पाठ लिखना चाहती हूँ, बिना बच्चे हम लेकर ऐसे भेज उनको कैसे आप सिखाएंगे? लिखकर भेज सकते हो क्या? आप नवाचार अभी अपना लिख करके भेज सकती हैं मैम, अभी फोटो की आवश्यकता नहीं है। जब ऐसी स्थिति आएगी, जब जरूरत पड़ेगी, हम समझते हैं कि कोविड-19 की वजह से स्टूडेंट के साथ जी आप हाँ फोटोज सर। नहीं ले पा रहे होंगे, तो आपसे फिर हम फोटो बाद में मंगा लेंगे मैम। जब बच्चे आने लगेंगे, जब आपके स्कूल रीओपन हो जाएंगे, तब आपसे फोटो मंगा ली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला आप ऐसे और जितना अगर वीडियो है, समझो वीडियो है, मैंने जो टीचिंग एड ऐसा कुछ मैंने ऐसा करके पूरा लटकाया है, तो ऐसा फोटो निकाल सकते हैं, लेकर भेज सकते हैं क्या आपको? बिल्कुल बिल्कुल मैम, आप नॉर्मल फोटो जो है वो क्लिक करके और भेज सकती हैं। जो आपने टीएलएम्स वगैरह जो है या टेक्निक या पेडागोजी आप यूज करते हैं, उसको उसके वीडियोस और उसके फोटोज आप निश्चित तौर पे भेज सकते हैं। अगर स्टूडेंट नहीं है अभी, जी हाँ तब भी सर, आप जी नॉर्मल तरीके से भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ सर, धन्यवाद सर, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रफुल्ला मैम। और किसी के कोई प्रश्न है तो मेरे से, या कोई एक्सपीरियंसेस, कोई अनुभव है तो वो भी मेरे साथ साझा कर सकते हैं। मुझे इतनी देर तक इस लाइव वेबिनार में सुनने के लिए, मेरे साथ नवाचारों के इस सफर में हम सफर बनने के लिए, साथ देने के लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये नवाचार पसंद आए होंगे, और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि इन नवाचारों में से कोई भी कम से कम एक नवाचार जो आपको पसंद आया हो। मैं कई दिनों से आपसे नवाचारों पर डिस्कशन कर रहा हूँ, इन नवाचारों में से कोई भी कम से कम एक नवाचार जो आपको पसंद आया हो, मैं अनुरोध करूंगा कि आप जरूर उस एक नवाचार को अपने विद्यालय में क्रियान्वित कीजिए। और यकीन मानिए, इसका परिणाम, इसका पॉजिटिव परिणाम निश्चित तौर पे आपको स्वयं ही देखने को मिलेगा। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार मैम, कौन बोल रहे हैं? मैं नसरीन, श्रीमती नसरीन बेगम सर, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। हाँ हाँ जी नसरीन इससे मैम, पहले बताएं। भी हाँ सर, मैं 2-3 बार आपसे बात की हूँ सर। जी एक जी, नया याद है मुझे। नवाचार सोच रही हूँ सर मैं। जी तो जी। उसको डिफाइन करना पड़ेगा ना सर मेरे को, जब वीडियो हाँ बनाऊंगी तो सर उसको। हाँ मैम, नवाचार तो डिफाइन करना पड़ेगा थोड़ा सा, तभी हमें समझ में आएगा ना। हाँ तो वही हम सोच रहे थे, क्योंकि जी इसके जी, पहले मैंने बिना डिफाइन के भेज दिया है, तो अभी तक स्वीकृत का कुछ आया ही नहीं, तो उसी मुझको डाउट हो रहा है कि डिफाइन नहीं की मैंने, डिफाइन तो कर गड़बड़ देंगे तो नहीं। नसरीन मैम तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके लिए आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपने क्या जी इसके जी, पीछे आपका आइडिया ये था, उद्देश्य, जी जी क्या, जी बिल्कुल जी क्या जी उद्देश्य था, क्या समस्याएं चुनौतियां आ रही थी, किस प्रकार से आपके नवाचार से फायदा हुआ आपके विद्यार्थियों को या आपके विद्यालय को या समुदाय को, किसी भी एक को या इनमें से सभी जी को। तो आप वो अगर जी सर, एक्सप्लेन करके भेजती है ना, तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। आसानी से समझ में आता है। जी ओके, जी बिल्कुल, तो अनुरोध करूंगा ठीक अगर है, आप थैंक यू ऐसे सर। भेज देंगे तो बहुत बेहतर होगा नशीब। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच हेलो। मैम। हेलो इसके अलावा हेलो। सर, प्रणाम। मैं भूपेंद्र सिंह उत्तरकाशी उत्तराखंड से बोल रहा हूँ सर। प्रणाम भूपेंद्र सर। सर, पहले भी आपसे आपसे बातचीत होती रहती है सर। जी याद है मैं मुझे। आपको अरविंद सोसाइटी को मेरा प्रणाम सर, और आपको भी। अ, सर, ऑनलाइन के माध्यम से जो छोटी छोटी गतिविधियां तो मैं कराता हूँ ही सर, और शिक्षण कार्य भी ऑनलाइन के माध्यम से हो ही रहा सर, क्योंकि आजकल जो परिस्थितियां हैं उसके अनुकूल नहीं है सर, पर ऑनलाइन के अनुकूल हो रही है। बिल्कुल। लेकिन मेरा थोड़ा एक वो आपसे एक प्रश्न था सर, कि इसको कैसे बेहतर बनाया जा सके। कि जैसे सर, हम ऑनलाइन के माध्यम से, जैसे मैं योगा करा रहा हूँ ऑनलाइन के माध्यम से, खेल खेल में ही मतलब ऑनलाइन के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे जी सामाजिक से जुड़े हुए कोई या स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कोई बिंदु है सर, और साथ साथ में उसको और अन्य जगह जोड़ रहा हूँ सर। तो मेरा मानना है सर कि थोड़ा इसको और कैसा बेहतर बनाया जा सके सर, ओके। तो खेल खेल के माध्यम से सर। आप नेटवर्क आ रहा है आपके एरिया में बराबर? हाँ सर, नेटवर्क तो है। अच्छा, जी सर। तब अच्छी बात है। और कितने विद्यार्थियों के साथ कर रहे होंगे भूपेंद्र सर लगभग?
मेरे यहाँ पे सर 54 विद्यार्थी हैं सर इसमें वर्तमान समय में जो पंजीकृत हैं सर, और इसमें से कम 40-45 बच्चे जुड़े हुए हैं सर, जो ऑनलाइन के माध्यम से मैं शिक्षण कार्य करा रहा हूँ, और योगा ऐसी गतिविधियां भी जो और व्यायाम जैसे उसके माध्यम से। पर मैं ये चाह रहा हूँ सर कि बेहतर कैसे हो सके और बेहतर। ये तो बहुत अच्छी बात है सर कि 40 विद्यार्थी आपके साथ इस ऑनलाइन पेंडेमिक की स्थिति में भी जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत बेहतर बात है। अब आपको मैं एक तरीका बता देता हूँ सर। जी सर, जी सर। क्योंकि मैं वैसे बताऊंगा तो शायद एक या दो तरीका बताऊंगा, आपको मैं एक तरीका ऐसे बता देता हूँ जहाँ पे आपको हजारों तरीके मिल सकते हैं जिनसे आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। एक आप एंड्रॉइड अगर इस्तेमाल करते हैं, एंड्रॉइड फोन, तो आप गूगल आपके प्ले स्टोर पे जाइएगा। प्ले स्टोर पे आप ZIII ऐप डालेंगे भूपेंद्र सर, तो वहां पे आपको एक इनोवेटिव पाठशाला का एप्लीकेशन खुल जाएगा। उसमें आपको हर पाठ पढ़ाने के लिए उत्तराखंड स्टेट बोर्ड का भी आपको मिल जाएगा, NCERT का भी मिल जाएगा। वहां पे हर पाठ को पढ़ाने के लिए, चाहे वो वीडियो के माध्यम से बच्चों को समझाना हो, जैसे अब ऑनलाइन आप पढ़ा रहे हैं तो सबसे रोचक तरीका हो सकता है कि वीडियो प्ले कर दिया या कोई कहानी के माध्यम से प्ले कर दिया और बच्चा उसको देख रहा है और उस वीडियो से बहुत सारी चीजें सीख जा रहा है ना। तो आप चाहे वीडियो के माध्यम से हो, ऑडियो के माध्यम से हो, खेल के माध्यम से हो, या फिर बच्चा खेल ही उसमें बने हुए हैं, फॉर एग्जांपल ग्रिड गेम के माध्यम से बच्चा सही गलत क्या उत्तर है और कौन सा उत्तर सही है इत्यादि खेल स्वयं मोबाइल पे खेल सकता है। तो बहुत रोचक तरीके से आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं हर पार्ट के, चाहे वो लैंग्वेज आधारित कोई पार्ट हो, मतलब हिंदी या इंग्लिश का हो, चाहे विज्ञान का हो, चाहे गणित का हो, आप पढ़ा सकते हैं। तो आप इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा कि उससे क्या मतलब फायदेमंद हो रहा है या नहीं, और क्या मुझे जैसे उम्मीद है कि निश्चित तौर पे आपको उससे फायदा होगा। और बहुत सारे टूल्स आपको उस पर मिलेंगे कि किस तरीके से और इनोवेटिव तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं हम बच्चों को पढ़ाने के लिए। वैसे तो आप खुद ही स्वयं बहुत इनोवेटिव हैं। आपने लास्ट टाइम मुझे याद है कि आपने सारे एक्सपीरियंसेस अपने साझा किए थे मुझे मेरे साथ, तो आप स्वयं भी बहुत इनोवेटिव हैं। इन तरीकों को भी इस्तेमाल कीजिए तो जो आपका इनोवेशन उसमें 4 चांद लग जाएंगे सर। जी सर, जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, ताकि मैं आपका अरविंद सोसाइटी से और अच्छे विचार ले सकूं और अपने ऑनलाइन के माध्यम से सर विद्यालय तक और बच्चों तक पहुंचा सकूं सर। क्योंकि इस समय सर इस समय ये जरूरी है सर कि किस प्रकार से बच्चों को मतलब शिक्षण कार्य तो हो ही रहा सर, लेकिन योग के या खेल के माध्यम से ज्यादा बच्चा रुचिकर हो जाएगा सर इस समय वर्तमान समय में सर ना। बिल्कुल। और इस समय क्योंकि अभिभावक भी उसके साथ पीछे से खड़ा है तो उसको और अच्छा लगेगा कि सर कुछ न कुछ आपको बताने नया कैसा है। जी सर, तो धन्यवाद सर, आपसे बात हुई। थैंक यू सर, प्रणाम सर। थैंक यू सो मच भूपेंद्र सर। और एक बात और बोलना चाहूंगा कि ये आदान प्रदान की प्रक्रिया है, हमें भी आपसे इनोवेटिव आइडिया चाहिए। तो आप जैसा बोल रहे हैं कि ऑनलाइन आप कर रहे हैं बच्चों के साथ, तो क्या तरीके आप कर रहे हैं, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप ZIII की वेबसाइट पे, जो कि आपको भी फेसबुक के कमेंट बॉक्स में या जूम पे भी मिल जाएगा, www.ziei.com पे जाइए। वहां पे एक पॉपअप आएगा, सबमिट करने का एक ऑप्शन आएगा, वहां से आप जो कर रहे हैं सर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके साथ अगर 40 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं तो बहुत बड़ी बात है, और निश्चित तौर पे आप कुछ बहुत बेहतर कर रहे हैं तभी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। तो आप अपना तरीका हमें भेजें। जी सर। हम इस तरीके को सिर्फ आपके माध्यम से देश भर के शिक्षकों तक पहुंचाना चाहते हैं। और आपका इनोवेटिव आइडिया अगर हमारे बुकलेट में शामिल होता है सर नवाचारों की उसमें, तो आपको राज्य एवं केंद्रीय स्तर पर सम्मानित भी किया जाएगा। हालांकि आप वैसे भी इतना बेहतर सम्मान का कार्य कर ही रहे हैं, पर निश्चित तौर पे अगर आपका आइडिया सेलेक्ट होता है तो आपको राज्य एवं केंद्रीय स्तर पर हमारे मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, जो कि अब शिक्षा मंत्रालय के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। वैसे सर मैंने एक छोटा सा प्रयास किया सर ऑनलाइन पर, जैसे सर छात्र मिलन कार्यक्रम के नाम से रखा सर मैंने उसको। जी। और छात्र मिलन कार्यक्रम मतलब जो अप्रैल में जैसे कोरोना काल शुरू हुआ सर, तो छात्र मिलन कार्यक्रम नाम दिया सर मैंने उसको। और उसमें मैं स्वयं गया सर उस मीटिंग, और उसमें भी ड्यूटी थी सर उसमें। अच्छा जी। तो मैं डोर टू डोर गया सर, बच्चों को समझाया। और जो आज जिसमें 40 बच्चों की बात कर रहा हूँ कि ऑनलाइन से जुड़ा है, तो वो उसी का नतीजा है सर। ये छात्र मिलन कार्यक्रम से एक तो कोरोना की जानकारी भी दी सर, साथ सर कोरोना की जानकारी के साथ साथ बच्चों की जो घर में समस्याएं हैं सर, उनको भी
साथ साथ सर जो छात्र कक्षा 5 से जो 6 में 5th से 6 में आना था जिन्होंने सर, उनका भी प्रवेश हो गया सर। साथ में उसी छात्र मिलन कार्यक्रम में सर अभिभावकों से भी रूबरू हो गए उससे, और बच्चों की भी राजी खुशी या बच्चों से भी जान चर्चा पर चर्चा हुई। जो जो समस्याएं बच्चों को हो रही थी सर, उस छात्र मिलन कार्यक्रम के द्वारा हमको उनकी जानकारी मिली सर। साथ साथ अभिभावकों को भी सर, अभिभावकों के साथ बात करने का अवसर मिला सर छात्र मिलन कार्यक्रम के तहत सर। तो उसी के से आज जो मैं ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षण कार्य करा रहा हूँ, या योग के द्वारा ऑनलाइन या खेल खेल के माध्यम से, वो उसी का रिजल्ट है या उसी का परिणाम है सर। क्या बात और है, धन्यवाद सर। एक पंथ मतलब एक पंथ में आपने कई काज कर लिए सर। वैसे तो कहते हैं एक पंथ दो काज, पर यहाँ पे मैं कहूंगा एक पंथ कई काज। आपने इससे बच्चों को, उनके अभिभावकों को कोरोना से संबंधित जानकारी भी दे दी, क्योंकि जैसे मैं समझ रहा हूँ कोरोना ड्यूटी पे थे आप, कोरोना वॉरियर, तो आपने बच्चों को उसकी जानकारी भी दे दी। बच्चों को ऑनलाइन के माध्यम से भी जोड़ लिया कि ये जो शिक्षण की या सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है निर्विरोध रूप से, निर्विवाद रूप से लगातार चलती रहे, तो आपने वो भी ऑनलाइन की इस स्थिति में ऑनलाइन के माध्यम से कर लिया। तीसरा, अभिभावकों को भी एहसास करा दिया कि शिक्षा जरूरी क्यों है। और कई बार कई जगह मुझे सुनने को मिला कि अभिभावक कई बार बच्चों को मोबाइल नहीं देते हैं, या स्वयं काम में अपने मोबाइल को लेकर के चले जाते हैं, जो घर में एक ही मोबाइल है। तो अब अभिभावक, जब शिक्षक स्वयं उन्हें समझा रहे हैं कि शिक्षा का क्या महत्व है, तो अब अभिभावक बच्चों को मोबाइल देगा कि वो मोबाइल में शिक्षा ग्रहण करे। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है सर, इसको आप लिख करके भेजिए हमें। ठीक है सर, इसको लिख करके भेजिए। जी सर। वो जैसे सर वो मोबाइल वाली बात है सर जो आप कह रहे हैं सर, वाकई वो समस्या आई, अभिभावकों की बच्चे उसको दूसरी साइड ले जा रहे हैं। तो मैंने भी समझाया सर कि नहीं, इस समय जो शिक्षण कार्य है ये ऑनलाइन के माध्यम से चलना है। जब तक हमारे पास ये कोरोना से कुछ ऐसा दवाई या वैक्सीन तैयार नहीं हो जाती, तब तक हो सकता है कि हमको कोरोना के ही मतलब ऑनलाइन के ही माध्यम से शिक्षण कार्य करना पड़ेगा। इसलिए बच्चों को मतलब अभिभावक को समझाना बहुत जरूरी था सर इसमें। और साथ साथ सर जब मैं शिक्षण कार्य को दे रहा था बच्चों को ऑनलाइन के माध्यम से, और उससे एक और वो हुआ सर कि मैंने मतलब घर घर जाकर, डोर टू डोर जाकर बच्चों का वो मूल्यांकन कार्य, जो शिक्षण कार्य मैंने दिया था ऑनलाइन के माध्यम से, उनका अवलोकन भी किया, जिससे कि अभिभावकों को एक अलग प्रकार की वो हुई कि ऐसा आने से हमारे बच्चों को एक ताजगी मिलेगी। तो उसी चैनल में सर एक मतलब ये बात की आई कि नहीं, तब मतलब अभिभावक भी समझ गए थे सर कि वाकई हमको जो है मोबाइल देना चाहिए बच्चों को। तो वो जी सर, ये बहुत अच्छा तरीका मुझे लगा। पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये जो छात्र मिलन आपने नवाचार किया, सच में मुझे बहुत इफेक्टिव लगा कि इस तरीके से भी किया जा सकता है। और कहते हैं ना कि आस्था प्रबल हो तो मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं। तो आपकी आस्था प्रबल थी कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है, चुनौती चाहे कुछ भी हो। तो आपने उनसे मुलाकात भी की, उन्हें ऑनलाइन लेकर के भी आए। और अगर 40 बच्चे आपके साथ, क्योंकि मैं कई जगह हमारे टीचर से डिस्कशन होता है, तो डिस्कशन में ये बात निकल के आती है कि बच्चे लिंक नहीं हो पा रहे हैं। शिक्षक पढ़ाना तो चाह रहे हैं, लेकिन कई सारे बच्चे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं कि किस तरीके से पढ़ें, किस तरीके से उनको बच्चों को पढ़ाया जा सके। तो 5 टीचर्स के 5 बच्चे या 7 बच्चे हैं, आपके पास अगर 40 बच्चों का अकाउंट है सर, तो सच में मुझे कहना पड़ेगा, और मैं कहना चाहूंगा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत इनोवेटिव काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच भूपेंद्र सर, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके अच्छा लगा। प्रणाम। और अगर कोई टीचर से कोई अनुभव है जो आप मेरे साथ साझा करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे आप साझा कर सकते हैं। मुझे इस लाइव वेबिनार में सुनने के लिए और मेरे साथ शामिल होने के लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। उम्मीद करता हूँ कि नवाचारों का और ज्ञान का आदान प्रदान का, या ये जो आप बेहतर कार्य कर रहे हैं और इसको जो हमसे साझा कर रहे हैं, ये जो सफर है ये निरंतर चलता रहेगा। और इसी तरीके से आप शिक्षक जो महान उद्देश्य के प्रति संकल्पित हैं, जो महान कार्य कर रहे हैं, उसमें हम भी कहीं ना कहीं एक हिस्सा बनकर आपके साथ या आपके पीछे लगातार चलते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं धीरेन्द्र आज आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।